नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों के बारे में बताया था कि किस तरह से गांधी जी ने अपनी 11 मांगें लॉर्ड इरविन के समक्ष प्रस्तुत की थी और लॉर्ड इरविन ने उन मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया था। जब लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की मांगों को मानने से अस्वीकार कर दिया, तब गांधी जी ने दांडी मार्च का फैसला लिया और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की यात्रा की। 6 अप्रैल 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ निकलते हैं और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। ठीक एक दिन पश्चात अर्थात 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी मुट्ठी भर नमक को अपने हाथों में लेकर और नमक कानून को भंग करते हैं। नमक कानून को भंग करने के पश्चात ही सीधे से उन्होंने कहा कि आज से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ होता है और वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के पश्चात वास्तव में इसकी जो रूपरेखा थी वो 9 अप्रैल 1930 को तैयार हुई थी। 9 अप्रैल 1930 को इस पूरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है और ये कहा जाता है कि किस तरह से क्या प्रारूप होगा इस पूरे सविनय अवज्ञा आंदोलन का, किस तरह से धरने प्रदर्शन होंगे, कहाँ पर धरने प्रदर्शन होंगे, कौन कौन जो है वो इन धरने प्रदर्शनों में शामिल होंगे, एजेंडा क्या होगा। ये सारी चीज़ों पर जो है वो 9 अप्रैल 1930 को जो है विचार विमर्श होने के पश्चात जो है वो फिर पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हम पहले बेसिक सी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उस समय देश में कौन सी ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी जिसके कारण गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात 1930 से पहले के भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। वस्तुतः इन्हीं परिस्थितियों में कहीं ना कहीं जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण छुपे हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हुई थी कि 1930 के दशक में जो है उस समय भयानक आर्थिक मंदी का दौर जो है वो प्रारंभ हुआ था और जो हमारे किसान भाई थे उन किसान भाइयों से ज़्यादा कर जो है वसूला जा रहा था। अंग्रेज तो वैसे भी भारतीय किसानों से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भूमि लगान कर जो है वो वसूल करते थे। अब बात ये थी कि उस भयानक मंदी के दौर में भी अंग्रेजों ने भारतीय किसानों के प्रति, भारतीय कृषकों के प्रति किसी तरह की सहानुभूति न दिखाते हुए वही भूमि कर, वही लगान वसूलना जारी रखा जो लगान मंदी से पहले जो है वो वसूल किया करते थे। ऐसे में कृषकों की स्थिति जो है वो और दयनीय हो गई और जब कृषकों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई तब तब महात्मा गांधी को लगा कि ऐसे समय में जो है अगर किसी आंदोलन को प्रारंभ करते हैं तो आम जन उनका साथ देंगे और ये एक सुअवसर उन्हें जान पड़ा कि ये एक ऐसा अवसर है जिस समय जो है आम जनों को लेकर और एक आंदोलन जो है प्रारंभ किया जा सकता है। वैसे भी 1922 के पश्चात किसी तरह का कोई ऐसा आंदोलन जिसे हम एक मास आंदोलन कह सके, एक जन आंदोलन कह सके, गांधी जी 1922 से लेकर 1930 तक इस तरह का कोई आंदोलन जो है वो नहीं कर पाए। तो पहला कारण तो जो है ये रहा। दूसरा कारण ये था कि 1930 से पहले 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था, उस भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि भाई इसमें जो है किसी भारतीयों को जो है किसी भी तरह का जिम्मेवार पद नहीं दिया जाए। साथ ही साथ जो है इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय जो है शामिल नहीं था और इसीलिए साइमन कमीशन में भारतीयों के लिए भारत के पक्ष में किसी भी तरह की कोई बात नहीं कही गई थी। तो जाहिर सी बात थी कि चूंकि साइमन कमीशन में जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए या भारत के जो हमारी संवैधानिक प्रगति थी उसके संबंध में जो है कोई अच्छी बात नहीं कही गई थी, इसीलिए गांधी जी को जो है ये अवसर अच्छा जान पड़ा कि इस समय जो है एक आंदोलन शुरू किया जाए। तो साइमन कमीशन के विरोध में भी जो है इस आंदोलन की शुरुआत जो है
वो करने का निर्णय गांधी जी ने लिया था। तीसरा एक कारण कहा जाता है कि 1923 के आर्थिक मंदी के दौर में भारतीय मजदूरों की, भारतीय कृषकों की, जो निम्न वर्गीय लोग थे, उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई थी और इसीलिए कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से जो है आगे की तरफ एक साम्यवादी विचारधारा की तरफ जो है वो बढ़ने लगे। 1922 से लेकर 1930 तक जो है, जो हमारी क्रांतिकारी गतिविधियां थी, जो हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियां थी, वो भी बहुत तेजी से जो है वो बढ़ रही थी। काकोरी षड्यंत्र कांड हो या लाहौर षड्यंत्र, ये बहुत सारे जो है ऐसे क्रांतिकारी गतिविधियां जो है उस समय के दौर में जो है चल रहे थे और गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसकी दिशा कहीं हिंसात्मक ना हो जाए, कहीं उसका स्वरूप हिंसात्मक ना हो जाए। तो इसीलिए इस समय देश को एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता थी जो अहिंसात्मक हो, जिससे देश के लोगों का नुकसान ना हो। और ये अवसर जो है महात्मा गांधी को उचित जान पड़ा कि इस अवसर में जो है एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जाए जिसमें पूरे जन समूह को साथ में लेकर और अहिंसात्मक स्वरूप धारण करते हुए जो है, अहिंसात्मक स्वरूप ग्रहण करते हुए उस आंदोलन को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो है एक तीसरा कारण जो है वो था। चौथा कारण जो है ये कहा जाता है कि 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के उस लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि देखिए, औपनिवेशिक शासन जो है हमारा लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, हम केवल और केवल जो है पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। पूर्ण स्वराज से नीचे हम किसी भी चीज पर मानने को तैयार नहीं और इसीलिए इस पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए एक आंदोलन को छेड़ना आवश्यक था। अब अंग्रेज जो है वो इतनी आसानी से मानने वाले तो थे नहीं। ऐसा तो था नहीं कि जो है हम कहते कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और अंग्रेज जो है थाली में परोस कर हमें पूर्ण स्वराज दे देते। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था और इसीलिए इस पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया जाना अति आवश्यक था और इसीलिए जो है उसी लाहौर अधिवेशन में ही इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कही गई और ये कहा गया कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो है एक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीयों को औपनिवेशिक शासन, वैसे यही साइमन कमीशन में भी जो है ये बात कह दी गई थी कि औपनिवेशिक शासन जो है वो नहीं दिया जाएगा और इसीलिए हम लोगों के मन में उस समय जो है, जो भारतीय थे उन लोगों के मन में जो है एक निराशा फैल चुकी थी। वो समझ चुके थे कि अंग्रेज जो है वो किसी भी तरह से कोई भी सहूलियत या किसी भी तरह से कोई भी संवैधानिक अधिकार जो है भारतीयों को देने को तैयार नहीं है और जब तक एक आंदोलन नहीं किया जाएगा, जब तक जनसमूह को साथ में जोड़कर एक सैलाब नहीं लाया जाएगा, तब तक जो है वो अंग्रेज मानने वाले नहीं और इसीलिए इन परिस्थितियों में एक आंदोलन करना जो है वो अनिवार्य हो गया। 1929 के वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भी जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो है निराशा फैल चुकी थी क्योंकि तमाम तरह के उत्पादों में जो है बेतहाशा उत्पादों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। भारतीय उत्पाद को जो है भारत में ही टिकने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उन पर टैक्स, भारी टैक्स जो है उन पर लगा दिया जाता था। विदेशों से जो आयातित माल होता था उस पर टैक्स कम होता था। नतीजा ये होता था कि जो विदेशों से आयातित माल था उसकी कीमतें जो है कम हुआ करती थी और जो हमारे भारतीय उत्पाद थे उसकी कीमतें ज़्यादा हो जाती थी। जाहिर सी बात है कि कम कीमतों वाले उत्पाद को लोग खरीदना पसंद करेंगे, ज़्यादा कीमत वाले उत्पाद को क्यों खरीदेंगे लोग। कहीं ना कहीं हमारी जो घरेलू जो हमारा पूरा का पूरा व्यापार था, घरेलू जो हमारा व्यवसाय था वो चौपट होता जा रहा था और इसीलिए जो है वो एक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी और उस असंतोष की स्थिति को भुनाने के लिए, भारतीयों में जो असंतोष फैल रहा था, उस असंतोष को इनकैश कराने के लिए महात्मा गांधी ने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा अवसर है, इस समय जो है एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाए। और इस तरह से जो है इन कारणों को लेकर ही 6 अप्रैल 1930 को जब महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया, महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग करके और फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पूरे देश में जो है प्रारंभ। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था, आंदोलन क्यों होता है? बेसिकली जो है आंदोलन तो इसलिए होता है
कि हमारी अपनी जो है कुछ मांगें होती हैं और हमारी जो मांगें होती हैं, उन मांगों को यदि सरकार मान लेती तो लोग जो है वो आंदोलन नहीं करते। लेकिन यदि सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन किया जाता है। आंदोलन क्या है? तो आपने अभी वर्तमान स्वरूप में देखा होगा आंदोलन में क्या होता है। लोग जो है सड़कों पे निकलते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, है ना? तमाम तरह से जो है वो हल्ला होता है। देखिए उस समय जो है आंदोलन का स्वरूप जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि ये अहिंसात्मक स्वरूप का आंदोलन होगा। कोई भी इसमें हिंसा नहीं करा। असहयोग आंदोलन में और सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये एक बेसिक डिफरेंस था, क्योंकि असहयोग आंदोलन में आपने देखा था किस तरह से जो है वो हिंसा हुई थी और उस हिंसा में जो है 22 पुलिस वाले जो है वो जला दिए गए थे और नतीजा ये हुआ था कि महात्मा गांधी को वो आंदोलन वापस लेना पड़ता। इसलिए महात्मा गांधी जो है पहले से ही महात्मा गांधी ने, है ना, जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था उस समय जो है मैं आपको बता दूं कि लोगों को एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। जो भी लोग जो है उस दांडी मार्च में शामिल हो रहे थे उन लोगों को एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी कि मैं इस आंदोलन के अहिंसात्मक स्वरूप के साथ चलूंगा, मैं हमेशा ही अहिंसात्मक आंदोलन करूंगा। इस आंदोलन के दौरान यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, लेकिन मैं हिंसा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। साथ ही साथ यह भी कि यदि मुझे जेल जाना पड़ता है और मेरे परिवार को इससे कुछ नुकसान होता है तो इसमें किसी भी तरह की कोई जिम्मेवारी जो है कांग्रेस की नहीं होगी। इस तरह की एक प्रतिज्ञा जो है वो दांडी मार्च के समय जो लोग साथ में चलते थे उनको, है ना, उनके जो धर्म ग्रंथ होते थे, चाहे जो है वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, इससे जो है लेकर एक प्रतिज्ञा उनको लेनी पड़ती थी। तो महात्मा गांधी जो है इस पूरे आंदोलन को जो है अहिंसात्मक स्वरूप देना चाहते थे और उस आंदोलन में महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उस आंदोलन में लगभग सभी वर्गों ने पार्टिसिपेट किया। इस आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो महिलाओं का पार्टिसिपेशन था, महिलाओं का शामिल होना था। और महात्मा गांधी ने कहा था कि महिलाएं जो है वो इस आंदोलन में शामिल होंगी। जितने भी जो है वो शराब की दुकानें, अफीम की दुकानें, अन्य नशीली वस्तुओं की दुकानें हैं, उन दुकानों पर जो है महिलाओं के द्वारा धरना दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है ये भी कहा गया कि जो है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाएगा। सविनय अवज्ञा चीज क्या थी? सविनय अवज्ञा का मतलब था कि विनय पूर्वक हम आपके कानूनों का उल्लंघन करते हैं, हम आपके कानूनों को मानने से इनकार करते हैं। तो जो भी ऐसे कानून थे जो अनैतिक थे, ध्यान रखें, अनैतिक कानूनों का उल्लंघन करने की बात जो है वो महात्मा गांधी ने की थी और वहां से तमाम तरह के जो अनैतिक कानून थे उन अनैतिक कानूनों का उल्लंघन करने की शुरुआत हो गई थी। अब इस पूरे दौर में, इस पूरे अहिंसात्मक आंदोलन के दौर में होता यह था कि लोग इकट्ठे होते थे, आंदोलन चलता था, लोग धरने प्रदर्शन देते थे और सरकार के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई भी की जाती थी। सरकार दमनात्मक कार्रवाई में ये करती थी कि सरकार जो है वो लाठी डंडों से जो है लोगों को पीटती थी, लोग जो है बेहोश होकर गिर जाते थे, महिलाएं, उनके परिवार के लोग उनको उठाकर ले जाते थे। इस तरह का गांधी जी का प्रभाव था। आप ये देखें किस तरह का गांधी जी का प्रभाव था। उन्होंने लोगों को अहिंसा के लिए किस कदर प्रेरित किया था कि लोग मार खाने के बावजूद गिरते थे, लेकिन कभी भी प्रत्युत्तर में जो है वो अंग्रेजों को मारते नहीं थे या अंग्रेजों के साथ किसी तरह की कोई हिंसा नहीं कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप सोचें कि कोई आपकी पिटाई कर रहा है और आप फिर भी जो है प्रत्युत्तर में उससे कुछ नहीं कह रहे हैं, केवल और केवल आप पिटाई खाकर आप फिर से उठते हैं और जेल में चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। इसे ही जो है गांधी जी का करिश्माई व्यक्तित्व कहा जाता है। गांधी जी करिश्माई क्यों थे? गांधी जी इसीलिए करिश्माई थे क्योंकि वो किसी व्यक्ति को इस हद तक प्रेरित कर रहे थे कि वो पिटाई खाने के बावजूद, वो हिंसा सहने के बावजूद प्रत्युत्तर में हिंसा नहीं कर रहा था, वो अहिंसात्मक रह रहा था। तो इस तरह से उस पूरे दौर में, उस पूरे आंदोलन के दौरान लोग अंग्रेजों के दमन का शिकार हुए, लोग मार खाते रहे, जेल में भरते रहे। कम से कम 50-60 हजार 80 हजार लोगों ने जो है उस पूरे दौर में जेलों को भर दिया। इस तरह से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो आगे बढ़ा। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, लोगों ने स्कूल कॉलेजेस का बहिष्कार किया,
लोगों ने तमाम तरह की जो विदेशी वस्तुएं थी उन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। जितने भी नशीली वस्तुओं की दुकानें थीं, चाहे शराब हो, चाहे अफीम हो, चाहे अन्य नशीली वस्तुओं की दुकानें हों, उन सब का बहिष्कार किया, उन सब पर जो है धरने प्रदर्शन वगैरह दिए गए। इस तरह से भूमि कर नहीं देने का जो है एक बहुत बड़ा जो है निर्णय था कि भूमि कर हम नहीं देंगे। जो भी इस तरह के अनैतिक कर हैं, उन अनैतिक करों को पूरी तरह से देने से इनकार किया गया। उन अनैतिक करों का बहिष्कार किया गया। धरने, प्रदर्शन, जुलूस के माध्यम से, सामूहिक हड़ताल के माध्यम से इस पूरे आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया गया। महत्वपूर्ण बात थी कि महिलाओं ने जो है इस आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और महिलाओं को भी जो है उस समय इस आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद ये लगा कि हाँ, भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में उनका भी कुछ महत्वपूर्ण योगदान जो है वो हो रहा है। इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो आगे बढ़ा। अब हम बात करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या परिणाम या भारत में जो है क्या परिणाम, ये कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है तस्वीरें जो है वो उस समय की। खैर, यहाँ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जो है पूरे भारतीय समाज को या पूरे हम भारत को कहें किस तरह से प्रभावित किया, क्या परिणाम जो है उसके आए। सबसे पहले जो है देखें तो ब्रिटिश सरकार की जो अनैतिक नीतियाँ थी, उन अनैतिक नीतियों के बारे में लोगों को पता चला। लोगों को ये समझ में आया कि देखिए ये जो है इस तरह की अनैतिकता से भरी हुई नीतियाँ जो है वो ब्रिटिश सरकार अपना रही है और इसीलिए इन अनैतिक नीतियों को जो है हमें इनका खंडन करना पड़ेगा। तो जो ब्रिटिश सरकार की अनैतिक नीतियाँ थीं, उसका खंडन जो है वो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से हुआ। दूसरा यदि हम देखें तो इससे जो है हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन की सामाजिक जड़ें थीं, वो सामाजिक जड़ें जो है वो मजबूत हुई। इससे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को जो है एक आधार मिला। तीसरी बात कही गई, इससे जो है भारतीय नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों पर जो है अनुकूल प्रभाव पड़ा। हमारे जो है स्वदेशी वस्तुएं जो थीं, उन स्वदेशी वस्तुओं के व्यापार, उन स्वदेशी वस्तुओं के व्यवसाय पर जो है वो कुछ प्रभाव पड़ा। ये एक अनुकूल प्रभाव था क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए जाने के फलस्वरूप लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इससे हमारा जो घरेलू व्यापार था वो कहीं ना कहीं बढ़ा। तो ये एक लाभ जो है वो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का हुआ था। इसमें जो है देश की महिलाओं, किसानों, गरीब, निम्न वर्गीय लोग, सभी लोगों की भागीदारी हुई। और ये जब सभी लोगों की भागीदारी हुई, सभी लोग जो है एक मंच पर आ गए, सभी लोग जो है एक आंदोलन में जब आगे बढ़ रहे थे, तो महात्मा गांधी को पूरे जनमानस के एकीकरण में जो है सहायता प्राप्त हुई। महात्मा गांधी को लगा कि ये बहुत अच्छा अवसर है और लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को एक साथ जोड़ा जा सकता हो। इस आंदोलन ने लोगों को एकीकृत करने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे महात्मा गांधी ने भारतीय जनता के मानवाधिकारों के प्रति संघर्ष के लिए जो है एक नया मार्ग प्रशस्त किया था। यही वो आंदोलन था जिस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी वैश्विक पटल पर एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे। तो जाहिर सी बात है कि इस आंदोलन ने भारत में भारतीयों के मानवाधिकारों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण संभव हो पाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ जो है इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि ब्रिटिश सरकार इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण इतने दबाव में थी कि उसे भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करना पड़ा। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के फलस्वरूप ही 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है वो पारित हो सका था, जिसमें भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों के लिए कुछ बात जो है वो कही गई। तो इस तरह से 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है वो इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो मानी जाती है। और सबसे अंतिम बात ये थी कि गांधी जी ने जो है जो अहिंसात्मक मार्ग जो है अपनाया था, जिस अहिंसा का मार्ग अपनाया था, उससे भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि हुई। भारतीयों को भी लगा कि ये जो आंदोलन है ये आंदोलन अहिंसात्मक रूप से सफल हुआ है और
स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो अहिंसात्मक स्वरूप के आंदोलन है वो कारगर सिद्ध हो सकते हैं, इस बात की पुष्टि इस आंदोलन से हुई। और आगे चलकर इसी आंदोलन ने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया था। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने बात की कि किस तरह से जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या स्वरूप रहा, किस तरह से वो आगे बढ़ा। आगे की क्लास में जो है हम स्वतंत्रता, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह के आंदोलनों को जन्म दिया था, इसकी इसी कड़ी में जो है आगे कहाँ-कहाँ पर जो है आंदोलन हुए थे, हम उसकी बात करेंगे। जैसे धरना सत्याग्रह की बात हम लोग करेंगे, इस तरह से जिया तरंग आंदोलन की बात करेंगे, और अन्य भी जो है जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों की बात जो है हम लोग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो बातें मैंने आपको बताई, वो आपको समझ में आई होंगी। आगे की क्लास में हम जो है धरना सत्याग्रह और धरना नमकांड और जिया तरंग आंदोलन, खुदाई खिदमतगार, इन सब चीज़ों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।